हम लोगों का ये 19वां क्लास है। इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं नू नाटक। नू नाटक क्या होता है कि जो हिम क्षेत्र होता है या जो हिम नद होते हैं वहां पे उसके बीच में जो है ना ऊंचे ऊंचे टीले मतलब बने रहते हैं और वो टीले चारों तरफ से हिम से घिरे हुए रहते हैं, बर्फ से घिरे हुए रहते हैं। उसी को नू नाटक कहा जाता है। जैसे कि ये कोई जो है हिम क्षेत्र है मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर इस तरह से ये ऊंचे ऊंचे टीले जो है खड़े हैं। ये हिम क्षेत्र हो गया, ये ऊंचे ऊंचे टीले जो है खड़े हैं। इसी को नू नाटक कहा जाता है, ठीक। ये बर्फ के टीले रहते नहीं, इसके चारों तरफ जो है बर्फ रहता है, ये ऊंचे ऊंचे टीले बने रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बर्फ के रहे, ये चट्टान वगैरह सब के भी हो सकते हैं टीले, लेकिन इसके चारों तरफ जो है बर्फ भरा रहेगा, उसी को नू नाटक कहते हैं। ये टीले इस तरह से खड़े रहते हैं, ठीक। यानी विस्तृत हिम क्षेत्र या हिम नदों के बीच ऊंचे ऊंचे टीले जो चारों तरफ से हिम से घिरे होते हैं नू नाटक कहलाते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं विस्तृत हिम क्षेत्र या हिम नदों के बीच ऊंचे 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 टीले जो चारों तरफ हिम से घिरे होते हैं नू नाटक कहलाते हैं, ठीक। विस्तृत हिम क्षेत्र या हिम नदों के बीच ऊंचे ऊंचे टीले जो चारों तरफ से हिम से घिरे होते हैं नू नाटक कहलाते हैं। जैसा कि ऊपर वाला तस्वीर में दिख रहा है कि ये जो चारों तरफ है ये बर्फ है, ये सब जो है ये मान लेते हैं कि ये बर्फ है, ये बर्फ है इस तरह से। और इसमें जो उभरी हुई आकृति है ये सब टीले हैं, ठीक। ये सब टीले हैं और ये जो है ये बर्फ है या हिम है, ठीक। इसी को नू नाटक कहते हैं। बशर्ते कि एक विस्तृत हिम क्षेत्र होना चाहिए या हिम नदी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बीच में अगर ऊंचे ऊंचे टीले हैं जो चारों तरफ से हिम से घिरे रहते हैं उसको नू नाटक कहा जाता है। इसी तरह दूसरी जो भू आकृति है वो है श्रृंगपुच्छ, इसको क्रैग एंड टेल भी कहते हैं। ये क्या होता है, जब हिमानी का प्रवाह होता है तो उसके मार्ग में कोई ज्वालामुखी, प्लग या बासाल्ट या कोई भी शिला आ जाता है तो जो उसकी सम्मुख ढाल होती है वो उबड़ खाबड़ बन जाती है। तो जो सम्मुख ढाल है जो उबड़ खाबड़ बन चुकी है उसको श्रृंग कहा जाता है। और जो उसका विमुख ढाल होता है, ठीक है, वहां पर हिम जो है सरलता से नीचे उतर जाता है क्योंकि हिम प्रवाह की दिशा वही होती है और वहां पर जो है मतलब जो भू आकृति है उस पे मंद गति से वो कार्य करता है तो उसको पुच्छ कहा जाता है, ठीक। तो इसको हम लोग लिखते हैं, फिर समझेंगे। हिमानी के प्रवाह मार्ग में स्थित ज्वालामुखी, प्लग, बेसाल्ट
या अन्य कोई शिला के सम्मुख ढाल पर ऊबड़ खाबड़ ढाल बन जाता है, इसे श्रृंग कहते हैं। इसे श्रृंग कहते हैं। वहीं पर विमुख ढाल पर हिम सरलता से उतर जाता है। यहाँ समतल जैसी आकृति निर्मित होती है या मंद आकृति निर्मित होती है, यानी प्लेन होता है। इसे पुच्छ कहते हैं। ठीक। हिमानी के प्रवाह मार्ग में स्थित ज्वालामुखी प्लग, बेसाल्ट या अन्य कोई शिला के सम्मुख ढाल पर ऊबड़ खाबड़ ढाल बन जाता है, इसे श्रृंग कहते हैं। विमुख ढाल पर हिम सरलता से उतर जाता है, यहाँ समतल जैसी आकृति निर्मित होती है, इसे पुच्छ कहा जाता है। जैसे कि ये मान लेते हैं कोई ज्वालामुखी प्लग है, श्रृंग कुछ इस तरह से रहेगा। अगर हम लोग जो है हिम की प्रवाह इस दिशा में लेते हैं, ये हिम प्रवाह की दिशा है, सारे चट्टान सेम नहीं होंगे, यही बदलाने का यहाँ पर मुख्य कारण है। चारों तरफ अलग अलग रहती है, तो इसलिए एक जैसी चट्टानें नहीं रहती है, सब अलग अलग रहता है, क्योंकि ज्वालामुखी प्लग है तो उसमें सारे मिक्स रहेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से दूसरी चट्टानें हैं और इसमें कुछ इस तरह से तीसरी चट्टानें। तो ये वाला जो भाग है ये पुच्छ कहलाएगा और ये वाला भाग जो है श्रृंग कहलाएगा। हिम की प्रवाह की दिशा जो है इस तरफ है, इस तरफ है। ठीक। तो जैसे जो है हिम क्या होता है, हिम के प्रवाह के मार्ग में अगर ज्वालामुखी प्लग आ जाता है, बेसाल्ट आ जाता है या कोई भी शिला आ जाता है, जैसे कि ये शिला आया है, तो इसकी जो सम्मुख ढाल है वो ऊबड़ खाबड़ बन जाती है। ठीक है। और जो विमुख ढाल है, जैसे कि ये वाला ढाल पे यहाँ पे हिम जो है आसानी से फिसल के नीचे उतर जाएगा। ठीक है, आसानी से फिसल के नीचे उतर जाएगा अगर हिम की प्रवाह की दिशा है। वहीं पर विमुख वाले ढाल पे जो है यहाँ पर हिम इस तरह से गिरेगा, फिर नीचे गिरेगा, ठीक है, फिर जाके वो ऐसे गिरेगा, तो इस तरह से गिरता है। तो इस अगर हिम प्रवाह की दिशा जो है अगर जिस डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है इस डायरेक्शन में है, यानी कि बाएं साइड है, तो वहाँ पर जो है पुच्छ का निर्माण होता है, जहाँ पर वो आसानी से उतर जाता है। और जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ संरचना बनती है वहाँ पर जो है श्रृंग का निर्माण होता है। इसी को श्रृंग या पुच्छ कहते हैं। ठीक।
तो हिमानी के प्रवाह मार्ग में स्थित ज्वालामुखी प्लग बेसाल्ट या अन्य कोई शिला के सम्मुख ढाल पर उबड़ खाबड़ ढाल बन जाता है तो इसे श्रृंग कहते हैं। विमुख ढाल पर हिम सरलता से उतर जाता है, जहां समतल जैसी आकृति निर्मित होती है, इसे पुच्छ कहते हैं। ठीक, इसी तरह हम लोग दूसरा लेते हैं कोल, या इसको कहीं कहीं पे कॉल भी लिखा रहता है। ये क्या होता है कि जब पहाड़ी के दोनों ओर जो सर्क आपने देखा था पहले, अगर वो विकसित अवस्था में रहता है और वो इस प्रकार मिल जाता है कि उसके मध्य की जो दीवार है उसके टूटने से जो टिला है वो आर पार का उसका मार्ग खुल जाता है, यानी कि वो एक दर्रा के रूप में आ जाता है, ठीक है, जिससे आवागमन हो सके, तो उसी को हिमानी दर्रा या कोल कहते हैं। दोनों एक ही शब्द है। तो जब पहाड़ी के दोनों ओर विकसित सर्क इस प्रकार मिल जाते हैं कि मध्य की दीवार टूटने से टिले के आर पार मार्ग खुल जाता है, तो उसे हिमानी दर्रा या कोल कहते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं ये कोई सर्क है, ठीक है, और यहाँ पर भी जो है इस तरह से कोई सर्क निर्मित है और इसके बीच में जो है ये दीवार था, ठीक है, ये दीवार था। अब जो है ये दीवार टूट चुका है, ये दीवार जो है टूट चुका है। अब आकृति जो है हमारी कुछ इस तरह से रहेगी, इस तरह से रहेगी। ठीक है, इस तरह से। इससे आवागमन हो सकता है। ठीक, तो इसी को जो है हिमानी दर्रा या कोल कहते हैं, यानी कि जब पहाड़ी के दोनों ओर विकसित सर्क इस प्रकार मिल जाते हैं कि मध्य की दीवार टूटने से टिले के आर पार मार्ग खुल जाता है। ठीक है, आर पार जिस तरह से यहाँ खुल रहा है, तो उसे हिमानी दर्रा या कोल कहते हैं। ठीक, उसको जो है हिमानी दर्रा या कोल कहा जाता है। ये जो है सर्क हैं, हमने पहले देखा था कि सर्क कैसा होता है। और नीचे जो है इसको हम लोग मार्ग कह सकते हैं। तो जब पहाड़ी के दोनों ओर विकसित सर्क इस प्रकार मिल जाते हैं कि मध्य की दीवार टूटने से टिले के आर पार मार्ग खुल जाता है, तो उसे हिमानी दर्रा या कोल कहते हैं। और अगला जो है वो है भेर पीठ शिला। ठीक, भेर पीठ शिला, पहले इसको लिखते हैं फिर देखते हैं। हिमनद प्रभावित क्षेत्रों में कुछ ऐसी हिम अपर्दित शैली होती है जो दूर से देखने पर मुलायम ऊन वाली बैठी हुई भेड़ के समान प्रतीत होती है।
बैठी हुई भेड़ के समान प्रतीत होती है। इन्हें ही डी सासर महोदय ने रॉकी माउंटेनी कहा है। ठीक, यानी भेड़ पीठ शिला का है। ठीक है, तो हिम प्रभावित क्षेत्रों में कुछ ऐसी हिम अपरदित शैल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना शैल होना चाहिए। तो हिमनद प्रभावित क्षेत्रों में कुछ ऐसी हिम अपरदित शैल होती है जो दूर से देखने पर मुलायम ऊन वाली बैठी हुई भेड़ के समान प्रतीत होती है। इन्हें ही डी सासर महोदय ने रॉकी माउंटेनी कहा है। जब हिमनद के समक्ष कठोर शैल वाले टीले आ जाते हैं, तब हिमनद जिस ओर से टीले पर चढ़ता है उधर अपघर्षण द्वारा टीले का भाग चिकना और मंद ढाल वाला होता है। किंतु दूसरी ओर उत्पाटन की क्रिया में चट्टान पर खरोंचे आ जाती है तथा ढाल ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। इस तरह चट्टानी टीले का हिमनद के सामने वाला भाग चिकना तथा मंद होता है। यानी भेड़ पीठ शिला किस तरह की संरचना होती है उसमें, उसका वर्णन है ये। तो चिकना तथा मंद होता है, जबकि दूसरा ढाल तीव्र होता है। इस तरह के टीले को भेड़ पीठ शिला कहा जाता है। भेड़ पीठ शिला कहा जाता है। ठीक, भेड़ पीठ शिला क्या होता है कि हिमनद प्रभावित क्षेत्रों में कुछ ऐसी हिम अपरदित शैल होती है जो दूर से देखने पर मुलायम ऊन वाली बैठी हुई भेड़ के समान प्रतीत होती है। इन्हें ही डी सासर महोदय ने रॉकी माउंटेनी कहा है। यानी कि वो जो शिला है, लगता है जैसे कि भेड़ जो है वो बैठा हुआ है और भेड़ के शरीर पर जो ऊन जैसी संरचना होती है, मुलायम ऊन जैसी, वैसी संरचना जो है दिखती है। क्योंकि ये हिमनद के क्षेत्र हैं, तो वो ऊन वाला जो है वो उस तरह से हिम उस पर गिरा हुआ रहता है। और जब हिम के समक्ष कठोर शैल वाले टीले आ जाते हैं, तब हिमनद जिस ओर से टीले पर चढ़ता है उधर अपघर्षण द्वारा टीले का भाग चिकना और मंद ढाल वाला हो जाता है। किंतु दूसरी ओर उत्पाटन की क्रिया में चट्टान पर खरोंचे आ जाती है तथा ढाल उबड़ खाबड़ हो जाता है। इसी तरह चट्टानी टीले का हिमनद के सामने वाला ढाल चिकना तथा मंद होता है, जबकि दूसरा ढाल तीव्र होता है। और इस तरह से टीले को, यानी कि ऐसे टीले को भेड़ पीठ शिला कहा जाता है। ठीक, जैसे कि इसकी संरचना जो है जैसे ये भेड़ लगेगा बैठा हुआ है, अगर इधर सिर रहता तो भेड़ जैसा रहता है।
हम लोग मान लेते हैं कि हिमनद की दिशा जो है इस तरह से है। ये ढाल मंद ढाल हो गया। ठीक। ये बिल्कुल इस ऐसी संरचना देखने को मिलती है। इधर जो है तीव्र ढाल रहता है, क्योंकि यहाँ पर हिमनद नीचे उतरती है। ठीक। इसी को जो है भेरपीट शिला कहते हैं। ठीक है। तो हिम प्रभावित क्षेत्र में कुछ ऐसी हिम अपर्दित शैलें होती है जो दूर से देखने पर मुलायम ऊन वाली बैठी हुई भेड़ के समान प्रतीत होती है। इन्हें डी सासर महोदय ने रॉकी माउंटेन कहा है। जब हिमनद के समक्ष कठोर शैल वाले टीले आ जाते हैं, तब हिमनद जिस ओर से टीले पर चढ़ता है, उधर अपघर्षण द्वारा टीले का भाग चिकना और मंद ढाल वाला हो जाता है, किंतु दूसरी ओर उत्पाटन की क्रिया में चट्टान पर खरोंच आ जाती है तथा ढाल उबड़ खाबड़ हो जाता है। इस तरह चट्टानी टीलों का हिमनद के सामने वाला भाग या ढाल चिकना तथा मंद हो जाता है, जबकि दूसरा ढाल तीव्र होता है। इस तरह के टीले को भैर पीठ शिला कहा जाता है। ठीक? अब हम लोग देखते हैं हिम सोपान को। ग्लेशियर स्टेयरवे। हिम अपरदन द्वारा निर्मित बृहदाकार सोपान सदृश संरचनाएं हिम सोपान कहलाती है। जब हिमनद के मार्ग में भ्रंश के कारण कई कगार बन जाते हैं, तब इनसे उतरता हिमनद अपघर्षण और उत्पाटन द्वारा हिम सोपान क्या होता है कि हिम अपरदन द्वारा निर्मित बृहदाकार सोपान सदृश संरचनाएं हिम सोपान कहलाती है। तो इसको आगे लिखते हैं। जब हिमनद के मार्ग में भ्रंश के कारण कई कगार बन जाते हैं, तब इनसे उतरता हिमनद अपघर्षण और उत्पाटन द्वारा हिम सोपान का निर्माण करता है। हिम सोपानों में क्लिफ के पास गहरे क्षेत्र बनते हैं, जहां हिम के पिघलने से एकत्रित जल झील का निर्माण करता है। जिसे पेटनास्टर झील कहते हैं।
ठीक। जैसे कि इसकी संरचना जो है कुछ इस तरह से होती है। सीढ़ी नुमा होगा, इसलिए इसमें सोपान शब्द का प्रयोग किया जाता है इस तरह से। जल जो है जैसे कि यहाँ से नीचे उतरा, इसमें गिरा, ठीक, फिर यहाँ से उतरा, फिर जो है वो इसमें आया, ये झील बना रहा है, फिर यहाँ से इस तरह से नीचे आया, फिर इस तरह से जो नीचे है, फिर इस तरह से चला जाता है। यानी कि यहाँ से ऐसे गिरा, फिर पानी ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे गिरेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये जो झील है, इस झील को पेटनास्टर झील कहा जाता है, ठीक। और ये जो जहाँ पर झील बन रहा है वो क्लिफ वाला जगह है, यानी कि हिम अपरदन द्वारा निर्मित बृहदाकार सोपान सदृश संरचनाएं जो एक सीढ़ी की तरह दिख रही है, ये हिम सोपान कहलाती है। जब हिमनद के मार्ग में भ्रंश के कारण कई कगार बन जाते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा है कई कगार बन जाते हैं, तब इससे उतरता हिमनद, ठीक है, ये जो हिमनद उतर रहा है नीला कलर का, उतरता हिमनद अपघर्षण और उत्पाटन द्वारा हिम सोपानों का निर्माण करता है। और हिम सोपान में क्लिफ के पास गहरे क्षेत्र बनते हैं जहां हिम के पिघलने से एकत्रित जल झील का निर्माण करता है, जिसे पेटनास्टर झील कहा जाता है, ठीक। यानी कि हिम अपरदन द्वारा निर्मित बृहदाकार सोपान सदृश संरचनाएं हिम सोपान कहलाती है। जब हिमनद के मार्ग में भ्रंश के कारण कई कगार बन जाते हैं, तब इससे उतरता हिमनद अपघर्षण और उत्पाटन द्वारा हिम सोपान का निर्माण करता है। हिम सोपान में क्लिफ के पास गहरे क्षेत्र बनते हैं जहां हिम के पिघलने से एकत्रित जल झील का निर्माण करता है, जिससे पेटनास्टर झील कहते हैं। अब हमारा अगला जो है वो फियोर्ड्स है। फियोर्ड इसको हम लोग पहले लिखते हैं। उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों का या घाटियों को फियोर्ड कहते हैं। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, कनाडा, चिली आदि में
ऐसी संरचनाएं प्राप्त होती है। एक मत के अनुसार हिमानी द्वारा सागर तल के ऊपर घाटियों का निर्माण या घाटियों के निर्माण के पश्चात होने के पश्चात उनके जलमग्न होने पर फ्योर्ड का निर्माण हुआ या होता है। ठीक है, एक मत ऐसा कहता है, लेकिन वहीं पर जो दूसरा मत है, द्वितीय मतानुसार ह्यूम युग में सागर तल नीचा होने से हिमानियों द्वारा घाटी का निर्माण किया गया। बाद में सागर तल ऊपर उठने से हिमानीकृत घाटियां जलमग्न हो गया। कुछ विद्वान इनके निर्माण में विवर्तनिकी गतिविधियों के योगदान को भी स्वीकार करते हैं। उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फ्योर्ड कहा जाता है। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, कनाडा, चिली आदि में ऐसे संरचनाएं देखने को मिलती है और इसके दो मत प्रचलित हैं। एक मत में कहा जाता है कि हिमानी द्वारा सागर तल के ऊपर घाटियों के निर्माण होने के पश्चात उनके जलमग्न होने पर फ्योर्ड का निर्माण हुआ, जबकि दूसरा मत वहीं पर कहता है कि हिम युग में सागर तल नीचा होने से हिमानियों द्वारा घाटियों का निर्माण किया गया। फिर बाद में जो है सागर तल ऊपर उठ गया और उससे जो हिमानीकृत घाटियां थी वो जलमग्न हो गई। तो कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि इसके निर्माण में यानी फ्योर्ड के निर्माण में विवर्तनिकी गतिविधियों के योगदान को भी स्वीकार किया गया है। ठीक, तो उच्च अक्षांश में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फ्योर्ड कहते हैं और ऐसी संरचना नॉर्वे, न्यूजीलैंड, कनाडा, चिली में देखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके निक्षेपात्मक स्थल रूप। हिमनद द्वारा परिवहित किए जाने वाले पदार्थों में चट्टानें, कंकर, रेतकण, मिट्टी आदि शामिल होती है। इन्हें संयुक्त रूप में ग्लेशियर ड्रिफ्ट कहते हैं। हिमनद जब पदार्थों का परिवहन नहीं कर पाता है तब उनका निक्षेपण होता है। हिमनद द्वारा
निक्षेपित पदार्थ हेमोड कहलाते हैं। अवर्गीकृत तलछट टील कहलाती है। हेमोड में टील की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो हिमनद द्वारा परिवहित किए जाने वाले पदार्थों में चट्टानें, कंकर, रेतकण, मिट्टी आदि शामिल होते हैं। उन्हें संयुक्त रूप से ग्लेशियर ड्रिफ्ट कहते हैं। हिमनद जब पदार्थों का परिवहन नहीं कर पाता तब उसका निक्षेपण होता है। हिमनद द्वारा निक्षेपित पदार्थ हिमोड कहलाते हैं और अवर्गीकृत तलछट टील कहलाती है। हिमोड में टील की मात्रा अधिक होती है। हम लोग देखते हैं हिमोड का वर्गीकरण कैसे होता है। ठीक है, हिमोड का 4 रूपों में वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है अंतरिम या अंतस्थ हिमोड, यानी कि टर्मिनल मोरेनी। एक होता है पार्श्विक हिमोड होता है, एक मध्यस्थ होता है, एक तलीय या तलस्थ हिमोड होता है। ठीक, हम लोग एक एक करके देखते हैं। जब हिमनद का अंतिम भाग पिघल जाता है तब हिमनद का आगे बढ़ना रुक जाता है। अतः हिमनद के साथ आए पदार्थ हिमनद के अग्रभाग में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण होता है। हिमनद के अग्रभाग में टील से बने स्थल रूप अंतिम हिमोड कहलाते हैं। इस तरह के भाग में टील व वेशिन की संरचना बनती है, जिसे नाभ और बेसिन स्थलाकृति कहते हैं। अंतरिम या अंतस्थ हिमोड क्या होता है कि जब हिम नद का अंतिम भाग पिघल जाता है तब हिमनद का आगे बढ़ना रुक जाता है। अतः हिमनद के साथ आए पदार्थ हिमनद के अग्रभाग में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण होता है। हिमनद के अग्रभाग में टील से बने स्थल रूप अंतिम हिमोड कहलाते हैं और इस तरह के भाग में टीले व वेसिन की संरचना बनती है, जिसे नाभ और बेसिन स्थलाकृति कहते हैं। जैसे कि इस आकृति से हम लोग समझते हैं।
यहाँ पर जो है इस तरह से आना बंद हो जाएगा। ये वाला भाग जो है ये अंतिम हीमोड कहलाएगा। ठीक, ये वाला भाग जो दिख रहा है इसको हम लोग पार्श्विक हीमोड कहते हैं। इसको हम लोग मध्यस्थ हीमोड कहते हैं। तो जब हिमनद का अंतिम भाग पिघल जाता है तब हिमनद का आगे बढ़ना रुक जाता है, अतः हिमनद के साथ आए पदार्थ हिमनद के अग्रभाग में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण होता है। हिमनद के अग्रभाग में टील से बने स्थल रूप अंतिम हिमोड कहलाते हैं और इस तरह के भाग में टीले व बेसिन की संरचना बनती है, जिसे नाव और बेसिन स्थलाकृति कहते हैं। ठीक, इसी तरह दूसरा जो है पार्श्विक हिमोड। ये वाला पार्श्विक हिमोड हिमनद का अधिकांश पदार्थों का या हिमनद अधिकांश पदार्थों का परिवहन अपने किनारों के सहारे करता है। हिमनद के पिघलने या इसके संकुचित होने से किनारों पर टील छूट जाती है। इस प्रकार हिमनदों के किनारे पर टील का निक्षेप पतले व लंबे कटक के रूप में होता है। इन्हें पार्श्विक हिमोड कहते हैं। ठीक, हिमनद अधिकांश पदार्थों का परिवहन अपने किनारे के सहारे करता है। हिमनद के पिघलने या इसके संकुचित होने से किनारों पर टील छूट जाती है। इस प्रकार किनारों पर टील का निक्षेपण पतले और लंबे कटक के रूप में होता है। इन्हें पार्श्विक हिमोड कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, यहाँ पर क्या है कि हिमनद जो है अधिकांश पदार्थों का परिवहन अपने किनारे के सहारे कर रहा है, और जब हिमनद पिघल जाएगा पूरी तरह से तो वो पदार्थ वहीं छूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हिमनद अब संकुचित होने लगा है तो वो वहीं पे छूट जाएगा और उससे टील का निर्माण होगा। ठीक है, यानी कि पतले लंबे कटक के रूप में पाया जाएगा। तो इसी को जो है पार्श्विक हिमोड कहा जाता है। ठीक, यानी कि हिमनद अधिकांश पदार्थों का परिवहन अपने किनारे के सहारे करता है। हिमनद के पिघलने या इसके संकुचित होने से किनारों पर टील छूट जाया करती है। इस प्रकार हिमनदों के किनारों पर टील का निक्षेप पतले और लंबे कटक के रूप में होता है। इन्हें पार्श्विक हिमोड कहते हैं। अब जो हमारा तीसरा है वो है मध्यस्थ हिमोड। मध्यस्थ हिमोड मध्यस्थ हिमोड जब दो हिमनद मिलते हैं तो उनके वितरी पार्श्विक हिमोड परस्पर मिल जाते हैं।
इसे मध्यस्थ हिमोड कहते हैं। ठीक है, जब दो हिमनद मिलते हैं तो उनके भीतरी पार्श्विक हिमोड परस्पर मिल जाते हैं, इन्हें मध्यस्थ हिमोड कहा जाता है। इस तरह आखिरी जो है वो है तलीय या तलस्थ हिमोड। ग्राउंड मोरेन्स। हिमनद की तली या आधार पर एकत्रित हुए टील को तलीय या तलस्थ हिमोड कहते हैं। एक जो है ना ड्रमलीन भी होता है, ड्रमलीन। ये क्या होता है कि हिमनद निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप में ड्रमलीन कुलाश्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं। इनका आकार उल्टी नाव या टूटे फूटे अंडों के समान होते हैं। कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। के समान होता है। हिमनद के मुख की ओर का भाग खरे ढाल वाला तथा खुरदुरा होता है, परंतु दूसरा पार्श्व मंद ढाल वाला होता है। ड्रमलीन की अक्ष रेखा सामान्यतः हिम की दिशा में समानांतर होती है। जैसे कि इस तरह से, इसमें आधे कटे हुए अंडे की तरह इस तरह से संरचना होती है। इसी को ड्रमलीन कहा जाता है। यानी हिमनद निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप में ड्रमलीन गोलाश्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं। ठीक है, और इसका आधार उल्टी नाव या कटे या टूटे अंडे के समान होता है। हिमनद के मुख की ओर का भाग खड़े ढाल वाला तथा खुरदुरा होता है, परंतु दूसरा पार्श्व मंद ढाल वाला होता है। ड्रमलीन की अक्षरेखा समानता हिम की दिशा में समांतर होती है। इसके आगे लिखना है कि ड्रमलीन समूह में मिलते हैं। इस कारण इस स्थलाकृति को अंडे की टोकरी स्थलाकृति भी कहते हैं। ड्रमलीन में मध्य भाग जलीय या दलदली होता है। दलदली क्षेत्र प्राप्त होते हैं। कभी कभी
इनकी ढाल या ऊपरी भाग पर मानव आवास भी निर्मित होते हैं। ठीक, तो हिमनद निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप में ड्रमलिन गुलाश मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं। इसका आकार उल्टी नाव या कटे हुए अंडे के समान होता है। हिमनद के मुख की ओर का भाग खड़े ढाल वाला तथा खुरदुरा होता है, परंतु दूसरा पार्श्व मंद ढाल वाला होता है। ड्रमलिन की अक्षरेखा समानता हिम की दिशा में समांतर होती है। ड्रमलिन समूह में मिलते हैं, इस कारण इस स्थलाकृति को अंडे की टोकरी स्थलाकृति भी कहते हैं। ड्रमलिन में मध्य जलीय या दलदली क्षेत्र प्राप्त होते हैं। कभी कभी इनकी ढाल या ऊपरी भाग मानव आवास में निर्मित होता है। जैसे कि इसकी संरचना जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हिम प्रवाह की दिशा है, तो ये टील का निर्माण जो है हो रहा है। तो ये जो है ये टील है और हिम नद की प्रवाह जो है इस दिशा में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं हिमानी जलोढ़ निक्षेप तथा स्थलाकृतियां। डिपॉजिट्स। इसको हम लोग शुरू करते हैं। हिमानी जलोढ़ निक्षेप तथा स्थलाकृतियां, इसको लिखते हैं घाटी हिमनद जब उच्च तापमान के अधीन पिघलने लगता है, तब इस क्रिया को हिमनद का अवसान कहते हैं। हिमनद के पिघलने से प्राप्त जल हिमनद के अग्रभाग से जलधारा के रूप में निकलता है। घाटी हिमनद जब उच्च तापमान के अधीन पिघलने लगता है, तब इस क्रिया को हिमनद का अवसान कहते हैं। हिमनद के पिघलने से प्राप्त जल हिमनद के अग्रभाग से जलधारा के रूप में निकलता है। इसमें कुछ हिम भी शामिल रहता है। हिम भी शामिल रहता है। यह जलधारा हिमनद के साथ मलबा दूर तक परिवहित करती है तथा उसका निक्षेपण भी करती है।
निक्षेपण भी करती है। इस प्रकार हिमनद तथा जल के सम्मिलित रूप में होने वाली निक्षेपण क्रिया को हिमानी जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख भू आकृतियां निर्मित होती है। तो घाटी हिमनद जब उच्च तापमान के अधीन पिघलने लगता है तब इस क्रिया को हिमनद का अवसान कहते हैं। हिमनद के पिघलने से प्राप्त जल हिमनद के अग्रभाग से जलधारा के रूप में निकलता है। इसमें कुछ हिम भी शामिल रहता है। यह जलधारा हिमनद के साथ साथ मलबा को दूर तक परिवहित करता है तथा उसका निक्षेपण भी करता है। इस प्रकार हिमनद तथा जल के सम्मिलित रूप से होने वाला निक्षेपण क्रिया को हिमानी जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। ठीक है, इससे देखो स्थलाकृतियां जो बनती है, जैसे कि एक एस्कर बनता है। ये क्या होता है कि ये लंबे शकरे सर्पिलाकार तीव्र ढाल वाली कटक होते हैं। इनकी रचना रेत, कंकर, बजरी आदि से होती है। यानी कि कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक, सर्पिलाकार होना चाहिए, लंबे शकरे सर्पिलाकार तीव्र ढाल वाला होना चाहिए। ठीक, इसमें क्या होता है कि कभी कभी एस्कर के मध्य कठोर शैल के टीले उभरे रहते हैं, तब यह मणिकामय एस्कर कहलाता है। और मणिकामय एस्कर जो है, ऐसा लगता है जैसे उसमें मोती लगा हुआ है, जैसे कि इस तरह से है। तो यहाँ पर इस तरह से मोती की संरचना, फिर ये आगे बढ़ जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, इस तरह की संरचना को मणिकामय एस्कर कहा जाता है। ठीक, एस्कर क्या होता है? ये लंबे शकरे सर्पिलाकार तीव्र ढाल वाले कटक होते हैं। इसकी रचना रेत, कंकर, बजरी आदि से होती है। कभी कभी एस्कर के मध्य कठोर शैल के टीले उभरे रहते हैं, तब यह मणिकामय एस्कर कहलाता है। इसी तरह जो है एक संरचना केम होती है। ये क्या होता है कि हिमनद की अग्रभाग पर हिम के पिघलने से कुछ मलबा निक्षेप या ढेर के रूप में प्राप्त होता है। इन्हीं ढेर या टीलों को केम कहा जाता है। एक संरचना जो है केटिल होता है। देखो, केम क्या है कि हिमनद का अग्रभाग हिम के पिघलने से कुछ मलबा निक्षेप या ढेर के रूप में प्राप्त होता है। इन्हीं ढेर या टीले को केम कहा जाता है। केटिल क्या होता है कि केम के विपरीत, ठीक है, जो केटिल है वो बड़े गर्त होते हैं।
ये सब संरचना जो है हिम और जल के दोनों के मिलने से बनता है। इसी तरह जो है एक हिमानी घौत मैदान या हिमानी अवक्षेप मैदान कहा जाता है। हिमानी घौत मैदान, इसमें क्या होता है कि जब हिमनद का अग्रभाग पिघलता है तब उससे प्राप्त जलधारा के रूप में आगे बढ़ता है, किंतु अंतिम हिमोड़ के कारण यह अवरोध के पीछे एकत्रित होता है। जब जल अधिक होता है तब अंतिम हिमोड़ को पार कर विस्तृत रूप में फैल जाता है तथा मलबा निक्षेप श्रेणीबद्ध होता है। इससे प्राप्त मैदान हिमानी घौत या हिमानी अवक्षेप मैदान कहलाता है। जब हिमनद का अग्रभाग पिघलता है तब इससे प्राप्त जलधारा के रूप में आगे बढ़ता है, किंतु अंतिम हिमोड़ के कारण यह अवरोध के पीछे एकत्रित होता है। जब जल अधिक होता है तब अंतिम हिमोड़ को पार कर विस्तृत रूप में फैल जाता है तथा मलबा निक्षेप श्रेणीबद्ध होता है। इससे प्राप्त मैदान हिमानी घौत या हिमानी अवक्षेप मैदान कहलाता है। इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर आगे हम लोग जो है हिमानी अपर्दन चक्र को देखेंगे, जो हमारा 20वां क्लास होगा। उसमें हम लोग शुरू करेंगे हिमानी अपर्दन चक्र से। इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।